जय श्री कृष्णा। हम अपने आज हम वैसे 9वीं कक्षा का हमारे आसपास के पदार्थ के अभ्यास प्रश्न लेंगे। हमने अपने पूर्व के वीडियो में पाठ अच्छे से पढ़ा होगा और उनके संबंधित कुछ सूत्र, कुछ परिभाषाएं वगैरह थी, मैं थोड़ा सा आपको वापस याद दिला देता हूँ। जैसे अपने कुछ सूत्र पढ़े थे, याद है तो केल्विन के मात्रक को सूत्र पढ़े थे। तापमान के मात्रक, तापमान के मात्रक तो पढ़ा था एक केल्विन। केल्विन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा सेंटीग्रेड, ग्रेड या डिग्री सेल्सियस सी। इनके सूत्र पढ़े थे। अगर मान लीजिए अपने को केल्विन में तापमान याद करना है तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, इनको जब जोड़ेंगे तो केल्विन में अपना तापमान आ जाएगा। ऐसे अगर डिग्री सेल्सियस याद करना है तो केल्विन माइनस 273। ये दो सूत्र जिनसे अपन तापमान को एक इकाई से दूसरी इकाई में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे अपने पढ़ा था प्रक्षुब्ध ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातज। ऊर्ध्वपातज कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वह बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ही गैस अवस्था में आ जाते हैं, और उस गैस को अगर पुनः ठंडा करते हैं तो बिना द्रव अवस्था में आए पुनः वापस ठोस अवस्था में आ जाते हैं। पदार्थ का यह गुण कहलाता है ऊर्ध्वपातज गुण। ऊर्ध्वपातज गुण। कुछ पदार्थ होते हैं जैसे अपने पढ़ा था नौसादा, कपूर, इन पदार्थों में ऊर्ध्वपातज का गुण पाया जाता है। आयोडीन, ऐसे अपन ने तापमान के संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी और याद हो तो गलनांक, क्वथनांक, गलनांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पिघल करके द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उस तापमान को, उस निश्चित तापमान को हम कहते हैं गलनांक। दूसरा एक क्वथनांक, वह निश्चित तापमान जिस पे कोई द्रव उबल करके वाष्प या भाप में बदल जाता है, उस निश्चित तापमान को हम उस पदार्थ का कहते हैं क्वथनांक। गलनांक को मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट। इस प्रकार से अपन ने कुछ परिभाषाएं और कुछ उदाहरण अपन ने पढ़े थे। तो आज हम पढ़ रहे हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट क्वेश्चन है 300 केल्विन। 300 केल्विन। तो अब ये तापमान के संबंधित है, तो अपन को तापमान के संबंधित दो सूत्र पढ़े, याद हो पढ़ा था कि केल्विन भी है, तापमान दे रखा और इसको डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करना है। इसमें परिवर्तित करना है डिग्री सेल्सियस में। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। डिग्री सेल्सियस में याद करना है, तापमान केल्विन में दे रखा है, केल्विन कितना है 300, माइनस करने 273। डिग्री सेल्सियस। ऐसे दूसरा प्रश्न है बी, 573 केल्विन। इसको भी अपने को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करना है। डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करना है। केल्विन में तापमान दे रखा है 573
573 में से माइनस करने 273, तो अपना तापमान आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में 300 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से पहला प्रश्न जो था तापमान परिवर्तन के संबंधित था, इसमें तापमान जो दे रखा था केल्विन में दे रखा था और अपने को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करना था। नोट कर लीजिए आप। ऐसे ही दूसरा प्रश्न जो है वो भी तापमान के संबंधित ही है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या जो 2 है वो है तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना। तापमान डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, चेंज करना है अपने को केल्विन इकाई में। तो उसका पहला प्रश्न है अपने ए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान को अपने को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। तो हमें सूत्र पता होना चाहिए, केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन में ज्ञात करना है, डिग्री सेल्सियस दे रखा है आपके 25 डिग्री सेल्सियस और 273, 5 और 3 8, 7 2 9, 299 केल्विन, ये आपका आंसर है। ऐसे दूसरा प्रश्न दे रखा है बी 373 डिग्री सेल्सियस, इसको भी आपको केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। तो केल्विन इकाई में परिवर्तित करने के लिए पहले सूत्र लगाएंगे हम, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस दे रखा है आपके 373 प्लस 273, इसका परिवर्तित करने के लिए ऐड करना होता है। तापमान हो जाएगा आपके 646 केल्विन तापमान। इस प्रकार से पहला प्रश्न जो था तापमान केल्विन में दे रखा था, डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करना। दूसरा प्रश्न जो था डिग्री सेल्सियस में तापमान दे रखा था और उसमें परिवर्तित करना था केल्विन। ये दोनों महत्वपूर्ण सूत्र याद करके हम अपने दोनों प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित अवलोकन हेतु कारण लिखें। प्रश्न संख्या 3 है, अपने को कारण लेना है। क्या कारण है? कारण बताइए। तो इसमें पहला प्रश्न है ए क्या है, नैफ्थलीन नैफ्थलीन को रखा रहने देने पर नैफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, हो जाता है। कारण बताना है कि नैफ्थलीन को हम खुला छोड़ देते हैं हवा में तो यह बिना कोई ठोस पदार्थ छोड़े अदृश्य हो जाता है। कारण क्या है? तो अभी अपन ने पढ़ा था, मैंने भी बताया था कि ऊर्ध्वपातज एक गुण होता है, ऊर्ध्वपातज गुण। कुछ पदार्थों का ऐसा गुण होता है जिन्हें हम गर्म करते हैं या कुछ तापमान पर वो गैस में परिवर्तित हो जाते हैं और उसी गैस को गर्म होना ठंडा करते हैं तो वापस ठोस अवस्था में आ जाते हैं। तो यह जो नैफ्थलीन होती है इसमें ऊर्ध्वपातज का गुण पाया जाता है। आंसर है इसमें ऊर्ध्वपातज का गुण। ऊर्ध्वपातज के गुण के कारण
कारण नैफ्थलीन वायु के तापमान से गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित हो जाती है तथा पुनः संघनन नहीं होने के कारण वायु के कणों के साथ फैल जाती है। इसलिए बिना कोई ठोस पदार्थ अवशेष छोड़े वो वायु में फैल जाती है। तो ऊर्ध्वपातज गुण के कारण ही इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। इसके कुछ एग्जांपल और जैसे नौसाधन, NH4Cl, कपूर, आयोडीन आदि इन पदार्थों में यह गुण पाया जाता है। ये पदार्थ भी अगर हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये भी ना कोई ठोस पदार्थ अवशेष छोड़े पूरे वायु में फैल जाते हैं। अगर इन्हें वापस पुनः प्राप्त करना होता है तो हमें संघनन प्रक्रिया के द्वारा पुनः ठंडा करके या इसको इकट्ठा करके हम वापस ठोस अवस्था में ही पाएंगे। इसकी दूसरी अवस्था जो द्रव अवस्था होती है उसमें परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी के अंदर हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे पहुंच जाती है। इसका भी अपने को कारण स्पष्ट करना है। इत्र जो होता है वो किस कारण हमें दूर बैठे भी इसका स्मेल, इसकी सुगंध हमें आ जाती है। यह कारण आपने भी पढ़ा होगा ढंग से। तो हमने परिभाषा बताई थी आपको, विसरण। विसरण क्या होता है? पदार्थों का स्वतः ही एक दूसरे के अंदर मिल जाना, यह विसरण कहलाता है, जिसकी वजह से पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। हमने वैसे एग्जांपल दिए थे कि रसोई में जो खाना पकता है उसकी गंध हम बाहर बैठे ही पता लगा सकते हैं कि क्या खाना पक रहा है। यह भी विसरण के गुण के कारण ही होता है। इत्र जो होता है एक लिक्विड अवस्था में होता है, यहाँ पर तो वैसे होता ही वाष्प है, इसको संपीड़ित करके लिक्विड अवस्था में लाया जाता है। तो इत्र जो होता है, इत्र के कण वायु के कण के साथ मिलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। यह विसरण के कारण होता है, विसरण के कारण। विसरण क्या है? तो विसरण भी बता होना चाहिए। विसरण पदार्थों का स्वतः ही एक दूसरे के अंदर मिल जाना।
मिल जाना। ठीक है, तो इसमें इत्र के कण और वायु के कण आपस में स्वतः ही एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं और इसकी गंध एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है और हम दूर से भी इसकी गंध को, इसकी स्मेल को महसूस कर सकते हैं। इसके एक दो एग्जांपल और, जैसे अगरबत्ती जो जलती है घर में, अगरबत्ती की गंध हमें दूर बैठे ही पता चल जाती है। फिर एक और एग्जांपल, रसोई गैस में बना खाना, रसोई घर में बना खाना, ताजा खाना कह सकते हैं, ताजा खाना, उसकी गंध भी, सुगंध भी हमें दूर बैठे पता चल जाती है, दूर बैठे पता चल जाती है। यह कारण भी विसरण है, क्योंकि कण जो होते हैं उसमें पाकर के प्रसारित होते हैं, फैलते हैं और फैल करके वो वायु के कणों के साथ मिल जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, वहां से हमें उस गंध का ज्ञान हो जाता है। तो ये था अपना तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को के कणों के बीच बढ़ती हुई आकर्षण बल में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न संख्या 4, ये आप लोगों ने ढंग से नोट किया होगा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच आकर्षण, बढ़ते हुए आकर्षण बल, बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कीजिए, ये है प्रश्न। और दे रखे हैं पदार्थ, ए पदार्थ जो दे रखा है वो है जल, बी पदार्थ जो दे रखा है वो आपके चीनी या शुगर, सी पदार्थ जो दे रखा है वो है आपके ऑक्सीजन। इन तीनों पदार्थों में से आकर्षण बल किसमें पाया जाता है? अगर हम ढंग से देखते हैं तो जल ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तरल है अर्थात द्रव अवस्था है। चीनी पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो हम कहेंगे ठोस अवस्था है। ऑक्सीजन गैस होती है, आपको बताइए पदार्थ की कौन सी अवस्था है? गैसेस अवस्था है। पहले हम इसको बता देते हैं कि ये लिक्विड अवस्था है अर्थात द्रव, चीनी जो है इसकी सॉलिड अवस्था है पदार्थ की, मतलब हम कह सकते हैं ठोस, ऑक्सीजन जो है वो गैस अवस्था है। हम लोगों को पता होगा, हमने ढंग से अगर वीडियो देखा है तो, कि गैस जो होती है उसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, इनमें आकर्षण बल कम पाया जाता है, तो उसमें आकर्षण बल अधिक पाया जाता है, इनके कण बहुत बहुत पास पास होते हैं। और द्रव जो होता है इनके कण ठोसों की अपेक्षा दूर होते हैं और इनमें रिक्त स्थान होता है। ठोसों में रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं होता और गैसों में रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। तो अगर इनको आकर्षण बल के बढ़ते हुए, मतलब अधिक आकर्षण बल किसमें है, ठीक है, तो ठोस जो होता है, ठोस में कण पास पास होते हैं, फिर द्रव में उससे कम और गैस में उससे अधिक दूर।
यहाँ में चीनी, इनकी अवस्था लिख देते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब आकर्षण बल अधिक किसमें होगा? चीनी के कणों में आकर्षण बल अधिक पाया जाता है, मजबूत आकर्षण रासायनिक बल से बंधे हुए होते हैं। उससे कम होता है जल और सबसे कम होता है गैस। तो यह इसकी आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम में है। ये आपका आंसर होगा। अधिक आकर्षण बल चीनी में, उससे कम जल में, उससे कम अक्स। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 5वां प्रश्न है, प्रश्न के 5 कहता है निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? क्या है? यह है अपना प्रश्न। तो पहला जो है दे रखा है तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा तापमान दे रखा है बी 0 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा तापमान दे रखा है अपने को सी 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें अपने को बतानी है जल की भौतिक अवस्था। तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान कहता है ये रूम टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे जल की जो अवस्था होगी वो क्या होगी? तरल, यहाँ इसे कह सकते हैं द्रव अवस्था। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल जम जाता है, अर्थात इसकी कौन सी अवस्था हो गई? ठोस। और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी उबल जाता है, ये क्या ये अवस्था इसकी? जलवाष्प, यहाँ इसको भाप कहते हैं। तो ये अपना आंसर हो गया 5 प्रश्न का आंसर। रिपीट कर दिया। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की कौन सी अवस्था होगी? तरल अवस्था अर्थात द्रव अवस्था। 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस अर्थात बर्फ अवस्था आ जाएगी इसकी। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यहाँ पे जलवाष्प या भाप या इसको पदार्थ की अवस्था क्या हम कहेंगे? गैसीय अवस्था कहेंगे। गैसीय अवस्था बतानी थी अपने को, यहाँ पे यहाँ अवस्था इसकी गैसीय अवस्था हो जाएगी। अर्थात ये जल की तीनों भौतिक अवस्था है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यहाँ पे जल जो होगा क्या होगा? द्रव अवस्था में होगा जल। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यहाँ पे बर्फ अवस्था में होगा, बर्फ जो है वो ठोस अवस्था में होगा, यहाँ पे जलवाष्प। इस प्रकार से ये अपना 5वां प्रश्न। नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 कहता है पुष्टि हेतु कारण दीजिए। कारण बताना है और उसकी पुष्टि भी करनी है किस प्रकार से जल कमरे के ताप पर द्रव है। पुष्टि हेतु कारण इसमें पहला प्रश्न है अपना ए, जल कमरे के ताप पर द्रव है। कारण
जल कमरे के तापमान पर द्रव है। जैसे कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जैसे अबव 30 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्मियां होती हैं, तो यह ऐसी कंडीशन में जो जल होता है वो हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान जल द्रव अवस्था में रहता है। अगर इस तापमान से कम हो जाता है तापमान, मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे तापमान पर जल ठोस अवस्था में आ जाएगा। ठोस अवस्था में आ जाएगा, ठोस अवस्था में रहता है, बर्फ कहते हैं। और इससे अधिक हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो जल उबलकर भाप बन जाता है। इसलिए जल जो है कमरे के तापमान पर क्या है? द्रव है। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है 7। प्रश्न 7 कहता है 273 केल्विन ताप पर, क्वेश्चन क्या? 7 273 केल्विन ताप पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को उसी ताप पर ठंडा करने पर शीतलता का क्या प्रभाव? शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? अधिक क्यों होता है? दो सौ 273 केल्विन ताप पर बर्फ जो होता है उसको ठंडा करने पर तथा उसी तापमान पर जल को ठंडा करने पर अधिक शीतलता किसमें होती है और क्या होता है? तो बर्फ में कहते हैं हम, बर्फ में शीतलता अधिक होगी क्योंकि जल की गुप्त ऊष्मा व बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान अलग अलग होता है, इसलिए बर्फ अधिक शीतल होगी क्योंकि ये सबसे पहले अपनी गुप्त ऊष्मा को रिलाइज कर चुका होता है, छोड़ चुका होता है, बाहर निकल चुकी है, इसलिए यह अधिक शीतलता का अनुभव करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8
प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक होती है? अधिक होती है। इसका आंसर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जल की और भाप की अवस्था के बारे में। इससे अपने को पता चल जाएगा किस प्रकार से इसका आंसर हम दे सकते हैं। तो इसको लेना है उबलते हुआ जल जो होता है यहाँ पे द्रव अवस्था में, भाप जो होती है भाप गैस अवस्था में। अगर हम इसके आयतन की बात कर रहे हैं तो जल का आयतन कम होगा क्योंकि गैस का आयतन अधिक होगा। कणों की बात करते हैं, इसके कण गैस के कण दूर दूर होते हैं, कण दूर दूर होते हैं, जबकि इसके कण गैस की अपेक्षा पास पास होते हैं। अब जिसका ज्यादा आयतन होगा वह उतना ही अधिक क्षेत्रफल को प्रभावित करेगी। तो प्रश्न है उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता अधिक किसमें होगी? तो हम कहेंगे भाप में जलने की तीव्रता अधिक होगी, क्योंकि इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, ज्यादा आयतन घेर लेता है। अगर पानी हमारी त्वचा या स्किन पर गिर जाता है तो हमारी स्किन के अंदर उपस्थित रंध्र जिससे पसीना बाहर निकलता है, उन रंध्रों में जल वाष्प जो होती है, गर्म भाप अंदर तक प्रवेश कर जाएगी और वो अपने को जलन अधिक महसूस कराएगी। तो भाप से अधिक जलन महसूस होती है, अधिक तीव्रता से जलन महसूस होती है। इसका आंसर ये होगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। नोट क्या होगा आपने? प्रश्न संख्या 9। निम्न चित्र के लिए एक डायग्राम दे रखा है, इसमें के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए। तो एक डायग्राम बना है, पहले हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठोस एरो का निशान है, यहाँ है ए। द्रव एरो, यहाँ है बी, यहाँ है गैस। फिर वापस एरो का साइन,
यहाँ है सी, फिर एरो का साइन और यहाँ है डी। ऐसे ही ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। यह साइन दे रखा है आपके ई, और गैस से सीधा ठोस में आ जाता है। यहां दे रखे हैं आपके ई, सॉरी एफ। ऊपर दे रखा है ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी, दाब में कमी। नीचे की ओर दे रखा है ऊष्मा में कमी तथा दाब में वृद्धि, दाब में वृद्धि। इसको अपने को ऊष्मा में कमी तथा दाब में वृद्धि। अब अपने को ए, बी, सी, डी, ई तथा एफ को पहचानना है। देखिए यहां क्या है, ठोस। ठोस से एक, मान लीजिए ए जो है उसको देने पर वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो ये क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा गलनांक। जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस पिघल करके द्रव अवस्था में आ जाता है वो उसका गलनांक कहलाता है। तो ए जो क्या होगा, गलनांक। तो ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, तो यहाँ पे जो होगा इसकी अवस्था परिवर्तन हो रही है ठोस से द्रव, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संगलन। संगलन। दूसरा पॉइंट बी है, द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है। द्रव से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पन या वाष्पीकरण। कौन सी अवस्था हो गई, वाष्पीकरण। अब इसी गैस को पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसको जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है संघनन। संघनन। फिर है डी, द्रव का पुनः ठोस में परिवर्तित होना, जमना या हिमांक पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था से पुनः ठोस अवस्था में आ रहा है, इस प्रक्रिया से हम कहते हैं जमना। यहां है ठोस से सीधा गैसेज में, ई पॉइंट क्या कह रहा है, ऊष्मा में वृद्धि कर रहा है, तापमान बढ़ा रहा है और दाब को कम कर रहा है। तो ऊष्मा देने पर ठोस से सीधा गैस अवस्था में आ जाता है। तो अपन ने भी पढ़ा था, बताया था कि ऊर्ध्वपातज गुण के कारण किसी ठोस पदार्थ को अगर हम तापमान देते हैं तो बिना द्रव अवस्था से सीधा गैस अवस्था में आ जाती है। तो पदार्थ का ये गुण क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। ऐसे ई पॉइंट जो है, इस गैस को अगर हम पुनः ठंडा कर देते हैं, ऊष्मा की कमी, तापमान को कम करके, दाब को बढ़ा करके, तो वापस ठोस अवस्था में आ जाती है। यह भी ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 9 का आंसर दिया है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।